हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और वैद्युत चालन इट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के लिए भी। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सारे वीडियोज़ आप तक बिना रुकावट पहुँचें। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। एक तार का प्रतिरोध या कहें इस तार का प्रतिरोध क्या है? जब हमने तार को पिघलाकर आधी लंबाई का बनाया है तब उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, ये हमसे ज्ञात कराना चाहता है। तो गिवन है हमें जो तार दिया है प्रारंभ में, तो तार का प्रतिरोध जिसको हम कहें R1, ये हमें गिवन किया गया है 16 ओम। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास तार है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब तार को पिघला करके आधी लंबाई का तार बनाया गया है, तो L1 बराबर तो है L और L2 बराबर गिवन है L/2। A1 क्षेत्रफल है A, A2 हमें अभी ज्ञात करना है कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। चूँकि उसी तार को पिघला करके नए तार में परिवर्तित किया गया है, तो तार का आयतन क्या है? अपरिवर्तित है। तो तार का आयतन अपरिवर्तित है, अतः A1 L1 यानी तार का पहला आयतन बराबर होगा A2 L2। या हम A2 निकालें तो A2 बराबर होगा A1 L1 अपॉन L2। A1 की जगह A, L1 की जगह L और L2 की जगह रखें L/2। L गेट्स कैंसिल, 2 जस्ट ऊपर चला जाएगा तो इट मीन्स 2A। तो इसका मतलब है क्षेत्रफल पहले से दुगना हो जाएगा। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं तार का प्रतिरोध। तो R1 अपॉन R2, R1 इज इक्वल टू होगा रो L1 अपॉन A1 और दूसरे तार का जो प्रतिरोध है दैट विल बी इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। समान पदार्थ का तार है, रो 1 होगा, कैंसिल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वल टू L1 का मान L और L2 की जगह L/2, A2 की जगह 2A और A1 की जगह पर A से A कैंसिल, L से जस्ट L कैंसिल, 2 भी ऊपर जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 4। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4 या R2 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R1/4। R1 दिया है 16 और बटे 4 यानी 4 ओम का प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार से नया तार जो बनाया गया है उसका प्रतिरोध केवल 4 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ केवल इस तरह के इस वैरायटी के क्वेश्चंस में हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जब तार को पिघलाकर खींचकर किसी दूसरे तार में परिवर्तित किया जाता है तो तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसी वैरायटी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% की बढ़ा दी जाती है, यानी उसमें 10% इंक्रीज कर दिया गया है। तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करिए। तो यहाँ हम देखें क्या क्या हमसे ज्ञात कराना चाहता है। तो माना L1 बराबर L, जो तार की प्रारंभिक लंबाई है वो हमने L मान ली है, तो इसलिए L2 बराबर है L और कितनी वृद्धि की गई है? 10% की वृद्धि। तो L इंटू 10/100, 1 0 गेट्स कैंसिल, 10 और 1 11 यानी 11 L/10।
इतनी हो गई है बाद में उसकी लंबाई। बेलनाकार तार को खींचकर लंबाई 10% बढ़ा दी गई है। जब लंबाई बढ़ाई गई है तो क्षेत्रफल में उसी के अनुपात में परिवर्तन आएगा। तो चूंकि तार में हमने ये भी ले लिया L1 और A1 को भी हम A मान रहे हैं, प्रारंभिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो तार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन सेम है, तो इट मीन्स A1 L1 विल बी इक्वल टू A2 L2, या A2 इज इक्वल टू होगा A1 L1 अपॉन L2। सब्स्टिट्यूट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। A1 हमने A माना है, L1 की जगह L और L2 की जगह है 11L और बटे 10, ये ले जाए ऊपर। तो 10A/11 इतना हमारा बाद में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पूछना चाहता है तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो पहले अब हम देखें, मान लीजिए पहले तार का प्रतिरोध है R1, ठीक है, बाद में प्रतिरोध हो गया है R2। चूंकि लंबाई में वृद्धि की गई है तो प्रतिरोध बढ़ा होगा, तो प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा R बराबर होगा R2 माइनस R1। और प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? डेल्टा R अपॉन R1 और इंटू 100। ये हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि हमें फाइंड क्या करना है। डेल्टा R को अगर हम लिख लें R2 माइनस R1 और बटे R1 इंटू 100, ये हमें ज्ञात करना है। R1 से डिवाइड करें तो R2 बटे R1 माइनस 1 और इंटू 100, हमें ये ज्ञात करना है। तो जब हमारे पास ये टर्म है कि ज्ञात हमें क्या करना है, तब हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब हम निकालें तार के प्रतिरोध के लिए। तो R2 अपॉन R1 हम निकाल लें। R2 अपॉन R1, R2 बराबर है रो इंटू L2 अपॉन A2, R इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा R1 की जगह पर रो इंटू L1 अपॉन A1, ठीक है। रो जस्ट कैंसिल, तो वैल्यू आ रही है L2 बटे L1 और इंटू A1 अपॉन A2। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो L2 की जगह पर हमारा मान आया था 11L बटे 100, सॉरी 10, 11L बटे 10, ये तो है L2 और L1 की जगह L। इसी तरह A1 की जगह A और A2 की जगह 10A और बटे 11 ऊपर जाएगा, A कैंसिल, L से L कैंसिल, तो 11 गुणा 11 यानी 121, 10 गुणा 10 यानी 100। ये वैल्यू आ गई है R2 बटे R1, ठीक है। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, या डेल्टा R को अभी समझाया था, हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू 100। R1 से डिवाइड करें तो यहाँ वैल्यू होगी R2 बटे R1 और माइनस 1 और इंटू 100। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ अगर रखना है तो R2 अपॉन R1 121 बटे 100 माइनस 1 और गुणा 100, तो सीधे से ये वैल्यू आ जाएगी 21% वृद्धि। तो इस प्रकार से तार के प्रतिरोध में 21% की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध के ताप के परिवर्तन के साथ हमने देखा है प्रतिरोध में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है और 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात करिए। जो हमें गिवन है वो है हमारा R100
इज इक्वल टू 100 ओम। यानी यहाँ पर टेम्परेचर पहला गिवन है T1 100 डिग्री सेल्सियस और उस पर प्रतिरोध है 100। ठीक है, इसको भी हम R1 कह लें या R100। अब दूसरा ताप हमें गिवन किया गया है 400 डिग्री सेल्सियस और इस पर प्रतिरोध R2 जिसे हम कह सकते हैं R400, ये गिवन है 200 ओम। हमसे प्रतिरोध ताप गुणांक पूछना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 और अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस R2 T1। और अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। R2 का मान है हमारा 200 ओम, R1 का मान है 100 ओम, R1 100, T2 400, R2 200 ओम और T1 है 100। ठीक है, 200 माइनस 100 तो सिंपल सी यहाँ वैल्यू आएगी 100। नीचे देखें तो यहाँ 40,000 और माइनस 20,000 या वैल्यू आएगी 100 अपॉन 20,000। 2 zeros कैंसिल तो 1 अपॉन 200 या इसको हम सोल्व करें तो दशमलव और यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके 0.05 प्रति डिग्री सेल्सियस या इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -3 और प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में आंसर दें या इस फॉर्म में आंसर ये होगा प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ किया है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 3 ओम है। तो क्वेश्चन को जो भी हम पढ़ें साथ साथ वैल्यूज़ हम नोट कर लें। R0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है 3.00 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम है तो R100 है 3.75 ओम। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध यानी अज्ञात ताप हम RT कहें तो वहाँ मान है 3.15 ओम नापा जाता है। तो अज्ञात ताप ज्ञात करिए। तो इसके लिए भी एक प्रतिरोध तापमापी का फार्मूला आता है T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 और इंटू 100 इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैल्यूज़ रखते चले जाएं। RT गिवन है 3.15, R0 गिवन है 3.00, R100 3.75 और माइनस 3.00 गुणा 100। यहाँ वैल्यू आती है 0.15 बटे 0.75 गुणा 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 15 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार। तो सिंपली 20 डिग्री सेल्सियस, जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो अज्ञात प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इस वैरायटी का क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 32। ये क्वेश्चन कहता है कि एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। यानी R0 फॉर C फॉर कार्बन लिया है हमने, ये गिवन है 104 ओम। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध न बदले और लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा I बराबर है +0.0052 प्रति डिग्री सेल्सियस
और अल्फा सी कार्बन के लिए वैल्यू गिवन है -0.0003 और प्रति डिग्री सेल्सियस। एक हमारे पास कार्बन का तंतु है और एक हमारे पास लोहे का तंतु है। कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव दिया, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटेगा, और आयरन का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव है। इसका मतलब है कार्बन का प्रतिरोध हमें गिवन है, लोहे का प्रतिरोध R0 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे के किस प्रतिरोध तंतु को जोड़ा जाना चाहिए कि ताप बढ़ाने पर जितना लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि हो उतने ही कार्बन के प्रतिरोध में कमी होनी चाहिए, तभी प्रतिरोध अपरिवर्तित रह सकता है। तो प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, इसके लिए सूत्र हम यूज करते हैं RT = R0 और इंटू 1 + अल्फा इंटू टी के। ये RT = अंदर प्रोडक्ट करें तो R0 और प्लस R0 अल्फा टी, ये इधर ले आएं तो RT - R0, और यही है प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन। 0 से T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर परिवर्तन आता है R0 अल्फा टी। ठीक है, तो ताप के साथ प्रतिरोध अपरिवर्तित रखने के लिए, ये केवल तभी अपरिवर्तित रह सकता है जब R0 अल्फा टी फॉर कार्बन इज इक्वल टू हो R0 अल्फा टी फॉर आयरन। जितना कार्बन के प्रतिरोध में कमी आए उतना ही आयरन के प्रतिरोध में वृद्धि आनी चाहिए। इट मीन्स R0 C अल्फा C और इंटू टी, ये ताप में परिवर्तन है। R0 I अल्फा I इंटू टी, टी गेट्स कैंसिल, हमें निकालना है R0 I, तो देयरफॉर R0 I यानी लोहे के लिए प्रतिरोध R0 C इंटू अल्फा C अपॉन अल्फा I। वैल्यूज़ रखते चले जाएं तो R0 C हमें गिवन किया गया है 104, अल्फा C गिवन है 0.0003 और ये 0.0052, दशमलव से 0.2 कैंसिल, 52 से ये सीधे 2 बार, 2 × 3 यानी 6, तो 6 ओम का लोहे का तंतु हमें जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे का जो तंतु हम जोड़ रहे हैं उसका प्रतिरोध 6 ओम होना चाहिए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस किए जिसमें प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन लिया गया। डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके व्यूज़ हैं इन क्वेश्चंस, इन वीडियो के बारे में, उनको भी आप शेयर करते हैं। और जल्दी हम मिलेंगे अगला वीडियो लेकर के जिसमें और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।